दोस्तों स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं एक छोटी सी और प्यारी सी क्लास में जीके जीएस का वो टॉपिक जो कहीं ना कहीं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये टॉपिक है जीके जीएस का, तो इसमें से चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे ये आपका नॉर्मल एग्ज़ाम हो, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 या 2 नंबर आपको आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों आपको ये टॉपिक हम लाए हैं आज, तो ये टॉपिक आपको भले ही आपको सरल लगे, लेकिन एग्ज़ाम जब हॉल में बैठते हैं आप, तो यही क्वेश्चन जो है कन्फ्यूजन होकर गलत कर देते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चनों को जो ध्यान में रखते हुए हम सब लोग आज इस वीडियो के माध्यम से ये क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलते हैं अपने सीधे पॉइंट की ओर। बात करते हैं बच्चों कुछ प्रमुख खान के बारे में कि प्रमुख खान कहाँ कहाँ और किस किस आपके स्टेट में मिलते हैं। बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्नाटक, जैसे कि मान लीजिए बात करते हैं कि कर्नाटक का कोलार, यानी कर्नाटक का कोलार एक स्थान है जो किसके लिए फेमस है, तो सोने की खान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा कि सोने की खान के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो कर्नाटक का कोलार, ठीक है। और यह स्टेट पूछ लिया जाएगा, तब भी आपको कर्नाटक लगाना है। राजस्थान के ज्वार में आपका चांदी की खान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जिस टाइप का आपका कर्नाटक का कोलार में था, उसी टाइप का जो है राजस्थान के ज्वार में जो है आपका चांदी की खान आपके लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में हीरे का सर्वाधिक भंडारण उत्पादन कहाँ होता है, तो पन्ना एक मध्य प्रदेश का जिला है जो कि आपका हीरा वहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो 3 क्वेश्चन आपको, और एक क्वेश्चन, कोहिनूर का हीरा कहाँ पर है, तो तेलंगाना के गोलकुंडा खान में। कहाँ पर? गोलकुंडा खान में आपका कोहिनूर का हीरा जो है प्रसिद्ध है। झारखंड की जादूगुड़ा खान का प्रसिद्ध यूरेनियम के लिए, जो झारखंड में एक जादूगुड़ा जो है आपका डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर जो है किसके लिए फेमस है, तो यूरेनियम के लिए फेमस है। केरल में मोनोजाइट में थोरियम के लिए। मोनोजाइट बेटा एक मिट्टी होती है जिसमें जो है आपका थोरियम के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश में नेलोरा जिला में अब्रक के लिए, बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस क्वेश्चन पे आप डबल ट्रिपल जितने भी स्टार लगाना चाहें वो स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि इस बहुत ही संभावना बहुत ही आने वाले एग्ज़ामों में आने की संभावना है। कर्नाटक का एक केंद्र मुख है, ठीक है। वहाँ पर जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पर आपको बेलाडीला मिलता है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में जो मयूरभंज है, ठीक है, वहाँ पर भी बेलाडीला मिलता है। और क्यूझर कहाँ पड़ता है, ये देखो बेटा बहुत ही मतलब आप आसानी से पढ़िए। देखो जैसे बात करते हैं कि कर्नाटक में केंद्र मुख, ठीक, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ का मयूरभंज, यानी छत्तीसगढ़ का जो मयूरभंज है वहाँ पे आपका लौह अयस्क मिलता है। और कर्नाटक में जो है आपका बेलाडीला मिलता है। क्या मिलता है? बेलाडीला। क्यूझर कहाँ पड़ता है पूछ लिया जाता है, तो वो आपका उड़ीसा में पड़ता है, जो आपका लौह अयस्क के लिए फेमस है। तो क्विक रिवीजन अगर करना चाहें तो एक बार में हम बात करते हैं। जो कोलार है किसके लिए फेमस है? सोने की खान के लिए। राजस्थान का ज्वार ये आपका चांदी की खान के लिए प्रसिद्ध है बच्चा। मध्य प्रदेश का पन्ना वो आपका प्रसिद्ध है किसके लिए? आपका हीरे के लिए प्रसिद्ध है। और कोहिनूर जो हीरा होता है, तो वो आपका जो कोहिनूर हीरा होता है वो आपका तेलंगाना में गोलकुंडा खान के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का जादूगोड़ा बहुत ही फेमस है किसके लिए? यूरेनियम के लिए। और केरल में मोनोजाइट जो मिट्टी है वो आपका पसंद है किसके लिए? थोरियम के लिए। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिला जो कि अभ्रक के लिए है। और कर्नाटक और छत्तीसगढ़ मयूरभंज के लिए है। और क्यूझर जो कि उड़ीसा में पड़ता है ये आपका लौह अयस्क के लिए है। तो हमें उम्मीद होगा कि बच्चे जो ये आपका स्टेट के ज़िले जो फेमस है जिसके लिए, वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम बात करेंगे क्रॉप सेशन के बारे में, यानी मौसमी जो आपके क्रॉप होते हैं, ठीक है, मौसमी क्रॉप जो होते हैं उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। जैसे कि है तो ये बहुत सरल बच्चा, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ही जब पूछे जाते हैं तो रेयर केस में जो है, क्योंकि इसमें बच्चा क्या है, देखो इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट है। एक तो बच्चा आपका इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट पता है क्या? टाइम, यानी जो आपका फसल होता है तो वो किस टाइम में बोई जाती है और किस टाइम में कटती है।
नॉर्मली अगर फसल के बारे में बात करेंगे हम तो गेहूँ, जौ, चना ये सब लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन वही कपास के बारे में बात करेंगे, मूंगफली के बारे में बात करेंगे और जूट के बारे में बात करेंगे, राई के बारे में बात करेंगे, रागी के बारे में बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये फसलें बहुत ही मतलब कठिन है, क्योंकि अपने यूपी में ज़्यादा होती नहीं है। तो इनको याद करना बहुत ही मतलब कि मिस्टेक होती है कि जैसे मान लो पूछ लिया मूंगफली किस फसल में है, किस सेशन में आती है, तो आपको कन्फ्यूजन पैदा कर देगी। जनरली जो चीज़ यहाँ पे हम बोते हैं उन्हीं चीज़ों को हम याद कर पाते हैं। तो बस केवल उन्हीं चीज़ों पर फोकस करिए जो यहाँ पर अपने यहाँ नहीं बोई जाती है, बस आपका काम हो जाएगा। अगर जो बोई जाती है तो उसको एक माइंड सेटअप कर लीजिए कि इस सेशन में या इस आपका महीने में ये फसल बोई जाती है और ये फसल काटी जाती है। बाकी अगर बात करेंगे हम तो वो जो है जो अपने यहाँ नहीं बोई जाती है, बस उस फसल की कटाई के बारे में और आपका बुआई के बारे में और किस मतलब आपका सेशन में पड़ता है, बस ये याद कर लीजिए। तो चलते हैं अपने पॉइंट की ओर। सबसे पहले देखा जाए तो क्रॉप सेशन के बारे में बात करेंगे तो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकारों में आपका बांटा जाता है। कितने भाग में? 3 प्रकार में बांटा जाता है। भारत में कृषि फसल चक्र वर्ष जुलाई से जून तक। सबसे पहले क्वेश्चन है कि जो ये आपका जुलाई से जून यानी जो कृषि फसल चक्र है वर्ष होता है ये कब से होता है? तो आपका जून से जुलाई, जुलाई से जून तक। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका उठा है अगर आप मौसम के प्रकार पढ़ते हैं तो, ठीक। रबी की फसल के बारे में बच्चा बात करेंगे तो रबी की फसलें की बुआई अगर देखा जाए तो अक्टूबर से नवंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर से नवंबर, और कटाई अप्रैल से मई। यानी अक्टूबर, एक पॉइंट याद रखिए कि रबी जो बोयाता है, जैसे मान लो आलू बोयाता है तो आलू अब अगर आप अक्टूबर नवंबर में बोयाते हैं आगमन, तभी जो है आपके उसमें जो है प्रकोप नहीं लगेगा, लेकिन आपका आलू की प्रोडक्शन हो चुका होगा तब लगेगा, तो कुछ नहीं नुकसान होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम आलू या कुछ भी आग बोलते हैं, अगर मैं आगमन बोता हूँ यानी कि मैंने मंथ के जो आपके सीजन दिए रहते हैं जनरली, तो उसमें से अगर हम बोते हैं तो बहुत ही अच्छा पैदावार होगा। तो अक्टूबर से नवंबर तक अगर आलू अगर बोएंगे आप तो बहुत ही अच्छा आपका पैदा होगा। तो उससे और कटाई 4 महीने के बाद, भाई अगर खुदाई करते हैं तो उसके 3.5 या 4 महीने के बाद। तो जनरली आप बो जाते हैं कब? अक्टूबर नवंबर में, और कटाई जो है या खुदाई कर लेते हैं आपका अप्रैल और मई में। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपका गेहूं, जौ, आलू, चना, मैसूर, अलसी। अब अलसी देख लीजिए, अलसी किससे याद कर सकते हैं? एक छोटी सी ट्रिक है, जब मान लीजिए आप चना बोते हैं तो चना के पास साइड में क्या बोते हैं तो आपका अलसी बो देते हैं। बस एक याद कीजिए, मटर होगा और सरसों होगा, ये आपके नॉर्मली आपका फसल है जो कि कहीं ना कहीं ये रबी फसल में बो जाते हैं। सब बच्चों के सामने, नज़रों के सामने ये फसलें होती हैं। खरीफ की फसल के बारे में बात करेंगे तो ये बुआई जून जुलाई में इसकी बुआई होती है। खरीफ की फसलों में क्या होती है? जून जुलाई में बुआई होती है। और कटाई का देख लिया जाए कहीं पर तो ये आपके अक्टूबर में होती है, ठीक। क्या होती है? कटाई आपका अक्टूबर में होती है। बात करेंगे उससे एग्जाम्पल के लिए कि आपके चावल, यानी चावल को देख लीजिए तो आपका धान होगा। धान सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है? तो बच्चा आपका पश्चिम बंगाल। बहुत ही पूछा गया था, अभी STA के पेपर में पूछा गया था कि ये जो बासमती चावल है ये कहाँ पर है? तो ये आप देखो बच्चा, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो जैसे स्टेट मान लो याद करते हैं, जब पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल होता है। अगर वहाँ पे मान लो पश्चिम बंगाल नहीं है तो आपको यूपी से उत्तर प्रदेश लगाना होगा। तो यहाँ पे जो है जैसे मान लीजिए चावल या धान कह लीजिए सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है, तो सबसे पहले फर्स्ट अगर स्थान पर देखा जाए तो वो आपका यानी पश्चिम बंगाल ही है। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो आपका यूपी है। तो ज्वार, आपका बाजरा, मक्का एक बच्चा एक ऐसी फसल है जो आपका तीनों सीजन में बोया जा सकता है, ठीक है। यानी तीनों जो है आपका रबी, खरीफ, जायद तीनों में बोया जा सकता है मक्का। मूंग बहुत इंपॉर्टेंट है, गन्ना, सोयाबीन, कपास, मूंगफली। अब ये देख लीजिए, ये जो सोयाबीन बच्चा है, ये सोयाबीन, गन्ना हो गया, और कपास और मूंगफली, ये पे आप ट्रिपल, चौबल, पचबल जितने भी स्टार लगाना हो वो लगा लीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने आँखों के सामने नहीं बो जाते हैं, केवल हम सब लोग सुनते हैं, ठीक है। सोयाबीन से मान लो मध्य प्रदेश बहुत ज़्यादा बोलता है। सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो
आपका दलहन में भी आती है ना, दलहन और तिलहन में दोनों भी आती है। और आपका ये क्या कहते हैं उसको, एक ये क्वेश्चन बहुत उठता है कि ये हो गया कि सोयाबीन आपका दलहन कौन सी ऐसी फसल है जो दलहन तिलहन में आती है, तो सोयाबीन होगा। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बच्चा ये क्या बोलते हैं उसे, कौन सी ऐसी फसल है जो रेसे और उसमें आती है, तेल में आती है, तो वो बच्चा आपका अलसी है। ठीक, तो ये जो दो क्वेश्चन आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत छुपा रास्ता क्वेश्चन है और बहुत पूछाते हैं भैया, तो इसको काफ़ी याद कर लेना। तो कपास और आपका मूंगफली और सोयाबीन, ये आप कुछ भी ना याद करें, लेकिन इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिए और इनके सेशन याद कर लीजिए भाई कि खरीफ फसल में ये होते हैं, और सोयाबीन और कपास मूंगफली ये जो है आपके खरीफ में आते हैं। और ये कब बो जाते हैं, जून जुलाई में बो जाता है। कटाई जो है इसकी अक्टूबर में होते हैं। कुछ भी याद न कीजिए, लेकिन एग्रीकल्चर के अगर पेपर दे रहे हैं तो उसमें बच्चा ये जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। बात करेंगे अब तीसरा आपका सेशन है जायद की फसलें। जायद की फसलें में ट्रिक क्या है बच्चा, देख लीजिए। जायद में ऐसी फसलें आती हैं जो पोलीदार होती हैं, जैसे मान लो उसके अंदर पोल होता है। अब पोल कभी खाए होंगे कुछ फल, तभी जाने होंगे। जैसे मान लो आपका खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, ठीक है। ये सब किस में आती हैं, आपकी जायद फसलों में आती हैं। बुआई कब की जाती है, मार्च अप्रैल, जब उधर क्या खूब तगड़ी गर्मी पड़ती है, तब आपको जो है बुआई की जाती है। और मई जून में जो है इसकी कटाई कर ली जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, कद्दू और लौकी। हमने बोला था ना कि जो भी पोल सब्जी हो चाहे फल हो, जो भी होते हैं वो आपका जायद की फसलों में आता है। तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लिए हैं कि आपका रबी, खरीफ और जायद, ये जो है 3 सेशन थे। 3 सेशन में क्या होता है, अक्टूबर नवंबर, और अक्टूबर नवंबर मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। ये आपकी रबी फसल है। रबी फसल में गेहूँ, जौ और चना यही सब है। खरीफ की अगर बात करेंगे तो वो जो है आपका नवंबर दिसंबर के बाद वो जो है आपका इसमें कौन से फसल आते हैं खरीफ में, तो उसमें जो है आपके आते हैं कि जो बताए हैं अभी इंपॉर्टेंट, कौन कौन से फसल बताए हैं, कपास हो गया, मूंगफली हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मक्का याद कर लीजिए, क्योंकि तीनों सेशन में मक्का बोया जाता है। कपास हो गया, मूंगफली हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जायद में बात के लिया जाए तो इसमें लौकियों की जैसे हो गए, कद्दू हो गई, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करेंगे कुछ नकदी फसलें जिसे कहते हैं कैश क्रॉप। इसमें देखा जाए तो गन्ना, रबड़, जूट, कपास और मेंथा। सबसे पहले देख लिया जाए नकदी फसल या कैश क्रॉप। इसमें क्या होता है, नकदी फसलें वो फसलें होती हैं जो कहीं ना कहीं यानी फसल पैदा होने के बाद तुरंत आपको बेचने पर कैश मिल जाता है, उसे कहते हैं आपका नकदी फसल। बच्चा मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आप अगर बने रहिएगा तो कोई भी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम होगा तो मैं आपको वादा करता हूं कि बस बहुत ही नॉर्मल या सिंपल लैंग्वेज में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स देने वाला हूं, जो कि कहीं ना कहीं सभी एग्ज़ामों में आपका पूरा फंसने का चांस है। जैसे मान लीजिए कृषि क्रांति। कृषि क्रांति में क्या होता है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत आपका 1966 से लेकर आपका 67, यानी जनक एम स्वामीनाथन, यानी आपका हरित क्रांति की बात करेंगे। देखो बच्चा, सबसे पहले बात करते हैं कृषि क्रांति। कृषि क्रांति जान लीजिए क्या होता है। कृषि क्रांति कहने का मतलब ये है कि ऐसी क्रांति, मतलब क्रांति के बारे में अगर बात जान लीजिए भाई, चाहे जो भी आपका सेक्टर में हो, तो क्रांति जब आती है जब कोई ना कोई चीज़ की कमी पड़ जाती है। अगर आप उस कमी में अच्छा सा अच्छा पैदावार या कुछ अच्छा कर देते हैं तो उसी को कहते हैं क्रांति लाना। जैसे मान लो जो भीड़ लड़ाई हो रही है, खूब भीड़ हो रही है, तो उसमें से आप क्या कर सकते हैं, एक युवा ऐसा आता है जो पूरे लड़ाई को शांत कर देता है, तो वो क्या कहते हैं, उसको क्रांति, है ना। यानी वो एक ऐसा युवा आया जो उसकी क्रांति लाया और सभी में एकता पैदा की, तो उसे कहते हैं युवा क्रांति, है ना। तो क्रांति के बारे में यही होती है। तो कृषि क्रांति के बारे में बात करेंगे तो जैसे कि मान लीजिए धान की पैदावार भाई नॉर्मल सी
2 कुंटल होते ही 4 कुंटल हो गई। एक ऐसा युवा आया, एक ऐसी वैरायटी लेकर आया कि जो कि उसकी पैदावार कितनी है, मान लो 6 कुंटल 7 कुंटल हुई। तो धान में क्रांति आई। किसकी क्रांति आई? धान की क्रांति आई, जो कि उसमें जो है 6 से 7 कुंटल वो आपका पैदा होता है धान। तो इसको कहते हैं क्रांति। यानी किसी भी फील्ड में आपकी क्रांति जो भी आती है और उस क्रांति किससे से संबंधित है उसके बारे में आज मैं जानूंगा। बात करेंगे कि भारत में हरित क्रांति पहले किसने लाया। तो शुरुआत जो है आपका हुआ था 1966 से 67। इम्पॉर्टेंट है, इसको रट लो भैया। जनक MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन। फिर भारत के बारे में, आप भारत में रहते हैं तो ये पॉइंट याद रखेंगे, लेकिन विश्व का कौन याद रखेगा, वो भी आपको याद करना है, ठीक है। जैसे बात करेंगे नॉर्मन बोरलॉग। तो नॉर्मन बोरलॉग ये आपके विश्व के हैं। किसके हैं? विश्व के भले ही हैं, लेकिन एक पॉइंट आपको याद रखना है। वो कौन सा पॉइंट है? आपका कृषि की क्रांति। ये जो नॉर्मन बोरलॉग साहब थे, तो इसमें ये जो है आपका 1970 में इनको किसका प्राइज़ मिला था? शांति का नोबेल प्राइज़ मिला था 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को, ठीक है। और ये किसके हैं? विश्व के हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो आपका कृषि क्रांति के लिए प्रसिद्ध है। हरित क्रांति की सबसे पहले फसल कौन है? तो गेहूँ और चावल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपको याद रखना पड़ेगा कि हरित क्रांति सबसे पहले कौन सी फसल यूज किया जाता है? गेहूं और आपका चावल जो ये थे। आपको बता दूं, ये जो आपका क्रांति हुई तो ये आपका पंजाब हुआ, यूपी हुआ, हरियाणा हुआ, इन स्टेटों में जो है बहुत ही क्रांति आई और यहाँ से भी शुरू हुई थी, ठीक। आयात में देख लिया जाए तो आयात में गेहूं मैक्सिको से आता है। सबसे पहले गेहूं कहाँ आता है? आया तो मैक्सिको से आया, ठीक है। अच्छा, एक गेहूं से एक फसल जो होता है वो गुल्ली डंडा किसे कहते हैं? तो गुल्ली डंडा जो आपका गेहूं का मामा होता है उसे बच्चा गुल्ली डंडा कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जो अभी बात किए हैं वहाँ पे क्रांति के बारे में। तो कुछ क्रांतियाँ हैं जो बात करने वाला हूँ, इसको आप याद रखिएगा। जैसे बात करते हैं हरित क्रांति, तो हरित क्रांति आपको किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है। और जो है बात करेंगे कि श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति यानी दूध से उत्पन्न है। कृष्ण क्रांति तो वो आपका पेट्रोलियम से संबंधित है। वही अगर लाल क्रांति के बारे में बात करेंगे तो टमाटर और मांस से संबंधित है। और गुलाबी क्रांति तो झींगा और मछली से। और सेरी कल्चर के बारे में बात करेंगे तो वो आपका रेशम कीट से। एपी कल्चर मधुमक्खी, विटी कल्चर आपका अंगूर, और वर्मी कल्चर केचुआ है। भूरी उर्वरक रजत और अंडा है। सुनहरी जो कि बागवानी संबंधित है। और पीली जो है तिलहन संबंधित है। बच्चों, अगर आपको मैं बता दूं कि अगर आपको एग्रीकल्चर का कोई भी एग्ज़ाम निकालना है तो मैं नहीं कहता कि मेरी इस चैनल पर बने रहो, किसी भी चैनल को पकड़ लो, अच्छे से पढ़ लो। और लेकिन जो टॉपिक मैं बताता हूँ, जैसे कि मान लो एक आपका टॉपिक आता है सभी फसलों के वैज्ञानिक नाम, आप रट लीजिए भैया, रट लीजिए, जितना भी पढ़िए रट लीजिए उसको, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो आपका 2 नंबर अच्छे से प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि बच्चों आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जो टॉपिक वो वही लोग बता सकते हैं जो एग्रीकल्चर अदर एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको बता दूं कि STA का पेपर दिया है, ठीक है, तो उसमें हमारे जो है 60 से 65 नंबर बनते हैं। तो हमने देखा कि वहाँ पर जो है 2 या 3 नंबर जो है आपको फसलों के वैज्ञानिक नाम से फंसे हैं। तो मेरा ये अनुमान है कि कोई भी फसल होगी, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको 2 या 3 नंबर वहाँ से फंस सकते हैं, मिल सकते हैं, अगर कोई भी पौधा का वैज्ञानिक नाम हो। तो प्लीज़ मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि उस फसलों के वैज्ञानिकों के नाम आप रट लीजिए। जैसे आप गाली गुप्तारी रटते हैं उसी टाइप के जो है बना के कोई भी फसल रट लीजिए। और बता दूं कि ऐसे फसल का चयन कीजिए, ऐसे फसल का वैज्ञानिक नाम रटिए। जैसे मान लो ये गेहूं का सबका नाम है ओराजा सटाइबा, धान का ओराजा सटाइबा, ठीक है। और गेहूं का भी सबको लगभग पता है। 3 वैरायटियाँ होती हैं, 3 वैरायटियों को आप याद कर लीजिए। उसमें जो 3 माहू लगते हैं उनको भी याद कर लीजिए। और ये फसल तो नॉर्मली है, सब लोग पता है, लेकिन अंड भंड वाले जो फसल आते हैं, जैसे कि मान लो धनिया है, ठीक है, अलसी है, ठीक, ये जो फसल आते हैं, आंवला है, ये सब फसल के वैज्ञानिक नाम आप रटिए, ठीक। अब दोस्तों बात करें कुछ रोगों के बारे में। दोस्तों
ये वीडियो भले ही थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन जब आप इस वीडियो को पढ़ के उठेंगे तो आपको मालूम एहसास होगा कि हम चलो आज कुछ नहीं पढ़े हैं दिन भर में, लेकिन 1 या 2 नंबर तो आपको आसानी से इस वीडियो से आराम से मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाता है बहुत ही छोटे कंटेंट में पढ़ाया जाता है और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाता है। ये नहीं कि उल्टा सीधा जहाँ पर ले आए वहाँ पर रख लीजिए, क्योंकि बच्चा आजकल बहुत ही स्मार्ट स्टडी हो रही है। अगर आप स्मार्ट स्टडी नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बाकी तुम किताब है रटो पूरा दिन भर किताब रटो, महाभारत वो रटो, कोई मतलब नहीं है। जब तक आपके दिमाग में पॉइंट टू पॉइंट बातें नहीं रखी जाएंगी तब तक आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो चलते हैं रोगों के बारे में बात करेंगे। जैसे खैरा रोग किससे संबंधित है? धान के। इसमें थोड़ी देख लीजिए पहचान क्या है। धान पीला पड़ जाता है, लोहे कलर देखिए, लोहे जब जंग लगता है उसी कलर का हो जाता है। किसका प्रयोग करेंगे? नॉर्मली अगर आप जिंक का प्रयोग करते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछता है खैरा रोग में किस तत्व का कमी की हो जाता है, तो जिंक की। ठीक है, पत्ते किसकी कलर हरी होती हैं? तो क्लोरोफिल की कलर हरी होती हैं। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? तो मैग्नीशियम होता है। किस भाग में पत्तियों का प्रकाश संश्लेषण होता है? तो स्ट्रोमा में होता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है? पॉइंट ही तो है। तो ये पॉइंट आपको याद करना है। लाल सड़न रोग गन्ने में धारी से होता है, वो आपका होगा। करनाल बंट रोग गेहूं में। आर्गट रोग बाजरा में। आप जब बच्चा ये सीरीज या क्वेश्चन वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हैं रोग के बारे में, उन्हीं को रखा गया है जो इंपॉर्टेंट है। टिक्का के बारे में बात करेंगे, आर्गट के रोग में बाजरा। टिक्का हो गया तो ये मूंगफली हो गया। उकठा रोग तो चना हो गया। श्वेत कीट रोग तो आपका सरसों हो गया। साइट्रस कैंसर रोग आपका नींबू हो गया। और ब्लैक वर्म रिंग होगा कपास। पनाम सूखा रोग केले में। मटर में मार्स रोग कौन सा? मैग्नीज की कमी से। चाय में आपका कैफीन हो गया, ठीक है। और आपका तंबाकू में आपका निकोटीन हो गया। तो ये कहीं ना कहीं आपके प्रमुख रोग हैं। बात करेंगे